नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। खबर ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नए जजों की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेज दी हैं। अशोक से जानते हैं कि इनमें किन किन जजों के नाम हैं। विष्णु, देखने की बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की मीटिंग हुई थी, ये वो नवंबर 11 तारीख को हुई, लेकिन सिर्फ ये जो रेजोल्यूशन जो कॉलेजियम का था वो कल रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। इसमें करीब जो दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस के नाम रेकमेंड किए गए हैं, जिनको एडवोकेट्स के नाम रेकमेंड किए गए हैं, जिनको जजशिप के लिए अपॉइंटमेंट का सिफारिश की गई है। इसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो है विष्णु जी, वो है सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल का, जिसका रिकमेंडेशन दिल्ली हाई कोर्ट की जजशिप के लिए गया है। जी, ये अभी क्या दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, सौरभ किरपाल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पिछले करीब 30 सालों से वकालत के पेशे में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है विष्णु कि इनका नाम 2017 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजेस जो कॉलेजियम होती है उन्होंने रेकमेंड किया गया था कि सौरभ किरपाल हमारी नज़रों में एक अच्छे अधिवक्ता है और इन्हें जज के तौर पे नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब 4 साल से इनका नाम पेंडिंग चल रहा है। करीब 4 साल होने आए हैं विष्णु अभी। और ये है कि मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने भेजा था तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला करीब 3.5-4 साल से लटका हुआ है। पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस गोगोई थे, उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी सौरभ किरपाल जी के नाम के साथ ये जुड़ी हुई है कि सौरभ किरपाल पहले ऐसे अधिवक्ता होंगे, पहले ऐसे एडवोकेट होंगे जो ओपनली गे हैं, समलैंगिक हैं। इनके एक पार्टनर हैं और इन्होंने शादी भी की है। वो बेसिकली एक फॉरेनर हैं और स्विस एम्बेसी में काम करते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी है वो बेसिकली इसी बात से जुड़ी हुई है, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनके समलैंगिक स्टेटस से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं विष्णु, कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में जी, उसमें जुडिशरी सबसे कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। जहाँ तक इस तरह की चीज़ों में जो लिबरल आउटसाइड माइंडसेट होता है, ये सब होता है, इन सब मामलों में वो एक काफ़ी कंजर्वेटिव लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी एक नई बयार बह रही है 377 को इनफैक्ट रिकॉग्नाइज करने के बाद से। इनफैक्ट 2-3 चीज़ों के विषय में कहना चाहूँगा। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, और इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट अभी से नहीं बल्कि 1950 से ही बहुत ही लिबरल स्टैंड लेता आया है। बट सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जहां बात आती है वहां पे थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। जहां हम देखते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 की बात थी, जहां समलैंगिक अधिकारों को दिया गया था, वहां पे पहले मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्या 2 पुरुष या क्या 2 महिलाएं या क्या 2 लोग अपने प्राइवेट स्पेस में क्या करते हैं या उनका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड का है, जो उसको एक अपराध मानता था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। बिल्कुल। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड का, जो समलैंगिकता को एक अपराध मानता है, वो सही है। फिर उसके बाद में मामला फिर दोबारा रिव्यू में आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे अनुसार जो सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी सोच में डेवलपमेंट हो रहा है, उस मापदंड पे अगर हम देखें तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि 2 व्यक्ति अपने प्राइवेट स्पेस में क्या करते हैं। ये बताइए कि सौरभ कृपाल एक जाने माने वकील हैं और जजशिप के लिए उनका नाम रिकमेंड हुआ है, तो 4 साल से ये लंबित क्यों चल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, उससे तो यही पता लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम था उसने कहा कि भाई ये नाम अभी हम विचाराधीन रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस अपॉइंटमेंट को अगर हम
थ्रू कर देंगे तो कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। इनका नाम तो पहले से रिकमेंडेड था, जिसका मतलब ये सरकार के भी विचाराधीन रहा होगा। एक स्टेज पे जब इनकी फाइल दिल्ली हाई कोर्ट कोलिजियम से चली जी। तो एक फाइल लॉ मिनिस्ट्री के पास भी गई कि भाई ये रिकमेंडेशन आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, इसकी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट बनती है। सौरभ कृपाल की भी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट बनी, उसमें कहा गया कि और जो ऑब्जेक्शन उठाया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उसने ये कहा कि देखते हैं कि भाई इनके जो पार्टनर है, जो समलैंगिक पार्टनर हैं, वो एक फॉरेनर हैं, स्विस एम्बेसी में काम करते हैं, और हो सकता है कोई स्टेज पे ये चीज़ एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। यही फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये काफ़ी टाइम से पड़ी रही और जब नवंबर 11 को डिस्कशंस हुए तो पॉसिबली ये फाइल भी देखी गई होगी और उन्होंने ये पॉइंट भी कंसिडर किया होगा कि क्या इनके जो पार्टनर हैं, जो फॉरेनर हैं, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होंगे या नहीं होंगे। और उसके बाद में चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस उदय ललित और जस्टिस खानविलकर की एक जो कमेटी है, उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हमारे अनुसार जो किसी भी आदमी का क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या उनका पार्टनर फॉरेनर है या नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जजशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो मेरिटोरियस आदमी है या नहीं। चलिए, नाम तो रिकमेंड हो गया, एक फाइल लॉ मिनिस्ट्री में है और वो शायद फिर सरकार के पास जाएगी। तो इसमें अब इसके पहले कि जजों के नाम अनाउंस हो, अगले स्टेप्स क्या होंगे? एक तो आपने बता दिया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट वगैरह तैयार होती है, इसके अतिरिक्त और क्या क्या होता है? देखिए, अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अपना रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेज दिया। अब भारत सरकार इस रिकमेंडेशन पे और इनपुट्स मंगाएगा और इन्फॉर्मेशन इस इंडिविजुअल सौरभ कृपाल के बारे में मंगवाएगा और देखेगा कि ये सूटेबल है या नहीं। अगर सरकार, भारत सरकार को लगता है, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, सौरभ कृपाल के पिताजी भी बहुत जाने माने जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं सौरभ। और सौरभ का जहाँ तक लीगल मेरिट की बात है, वो अनडिस्प्यूटेबली मेरिटोरियस हैं और पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई अपीयरेंस दिए हैं और इनफैक्ट जो वो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 वाला मुकदमा था, उसमें भी सौरभ कृपाल ने गे राइट्स के लिए, गे राइट ग्रुप्स के लिए अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अब नाम तो भेज दिया, अब भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार अब इस फाइल पे देखेगी फाइल को और हो सकता है और इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर करे और इन्फॉर्मेशन मंगाए, और अगर भारत सरकार को लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है इनको अपॉइंट करने में, तो उनका नाम क्लियर कर सकती है। ये तो एक विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि अगर भारत सरकार को लगता है कि अभी इस तरह के जो गे एडवोकेट हैं इनको जजशिप के लिए रेडी नहीं है, तो हो सकता है भारत सरकार उस फाइल पे बैठ जाए। हो सकता है, अक्सर हमने देखा है कई केसेस में जो अनसेवरी कैंडिडेट्स होते हैं उन पे सरकारें फाइल्स पे बैठ जाती है। कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि इतने टाइम फ्रेम में आपको वापस कोलिजियम का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना है या कोलिजियम को वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर भारत सरकार को लगे कि भाई ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो उस फाइल पे बैठ सकती है, या फिर वापस कोलिजियम को भेज सकती है कि भाई आपने जो ये फैसला लिया है आप इसको रिकंसिडर कीजिए इन बिंदुओं पर, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा कि इन बिंदुओं पे करें। और अगर उस रिकंसिडरेशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं भाई हमको लगता है कि इसको अपॉइंट ही करना है, तब फिर वो भारत सरकार पे बाध्य हो जाएगा वो रिकमेंडेशन। फिर उससे भारत सरकार नहीं निकल सकती। भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि हम अब समझते हैं कि अनसूटेबल कैंडिडेट है। एक बार उनको मना करने का विकल्प होता है कि रिकंसिडरेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर रीआइट्रेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने दोबारा, तब भारत सरकार के पास कोई रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता ना। एक बार भेजा जा सकता है, एक बार से ज़्यादा नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए।